बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर हिंसा और आप देख रहे हैं SDTV। अनयूजुअल फ्लड्स का इस दफ़ा हमें सामना है। ऐसी जगहों पे फ्लड्स आ रहे हैं जो जहां पर बहुत यूजुअली पैटर्न ये होता था कि बारिशें ज़्यादा हुई और बड़े दरिया जो हैं जैसे कि चनाब है या झेलम है या सिंध है, इनमें पानी ज़्यादा पीछे से आ जाता था और फिर जो डैम बना के जिन दरियाओं में ब्यास और सतलुज और रावी वगैरह जो इंडिया को दे दिए हैं, उन्होंने रोका होता था, वो भी छोड़ देते थे, पानी चिनाब में छोड़ देते थे जो डैम्स हैं उनके, जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते थे। 73-4 के जुल्फकार अली भुट्टो के ज़माने ऐसे ही हुआ। और अब उन दरियाओं में फ्लड उस तरह का नहीं आया हुआ, लेकिन पाकिस्तान फ्लड से डूब रहा है और फ्लैश फ्लड्स है। और फ्लड्स भी ऐसी हैं कि इतनी इंटेंसिटी के साथ फ्लैश फ्लड आ रहे हैं कि उनके फ्रंट पे 2-2 फरलांग या 500-500 मीटर बल्कि 1-1 किलोमीटर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पत्थर की दीवार ट्रेवल करके आती है। वो मैं एक विजुअल देख रहा था कि वो पत्थर बड़े बड़े बोल्डर जो होते हैं उन्होंने पुल को तोड़ा और फिर आगे डैम तोड़ दिए। मतलब डैम जो है वो पानी हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए उनका जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है, पत्थरों को तो इनको नहीं होता। तो एक अजीब फिनोमेना कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है और प्रेसिपिटेशन जो है वो ग्लेशियर पे और ग्लेशियर मेल्ट पे उस तरह से नहीं डिपेंड करती। ये क्या फिनोमेना है और हमें आगे से फ्लड्स का इंतज़ाम कैसे किया जाए वो म्यूनिसिपल है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये फिनोमेना क्या है, साइंस क्या है। तो क्लाइमेट चेंज के एक एक्सपर्ट से हमने सोचा कि आपसे आज हम बातचीत करें। काशिफ सालेक, आपकी PhD में तो टॉपिक भी यही था कि माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज की, लेकिन हार्ड कोर हमें थोड़ा सा बताएं ये क्या हुआ है। शुक्रिया ताहिर साहब, आपने मौका दिया बात करने का। आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, मैं कहता हूँ ये है ही क्लाइमेट चेंज की वजह अच्छा, से। एक्चुअली आपने सही कहा कि पहले फ्लड्स आपके ईस्टर्न साइड पे आपके आते थे, ब्यास में, रावी में और मैक्सिमम आपके चनाब की साइड पे आ गए। और उसमें जो एरियाज़ में जब फ्लड्स आते थे उसी से लोग यूज्ड टू थे और उससे बहुत सारे लोगों ने अडेप्ट किया हुआ था और अपने घर और अपने मवेशी और उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स उस तरह के डेवलप थे। लेकिन बिल्कुल मिटिगेशन एडेप्टेशन एक हुई थी और लोगों ने उसको एक अपनी लाइफ का एक उनका एक पैटर्न था कि हर मानसून में उन्होंने अलर्ट रहना है। लेकिन 2010 में जो आपने एक मेगा फ्लड था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो एक नए मानसून ने एक नए एरियाज को आइडेंटिफाई किया, नए एरिया को डिस्कवर किया और वो तकरीबन 100 किलोमीटर वेस्टवर्ड जो है वो मूव किया और उसने पेशावर वैली को भी अपने अंदर लिया और एक नए एरिया और सिंध के अंदर और झेलम के अंदर सैलाब आया। और वो नए एरियाज जो कि इतने यूज टू नहीं थे फ्लड्स के और इतने मेगा फ्लड्स उन्होंने कभी नहीं देखे थे, वो लोग उन्होंने देखा और पाकिस्तान का 1/3 से ज़्यादा एरिया और मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन जो है उससे अफेक्ट हुई। तूफान नूह से भी कहते हैं बड़ा था। बिल्कुल, और आपको हर तरफ पानी नजर आता था। तो एक नया एरिया आइडेंटिफाई हुआ 2010 में और उसका तसलसल 4 साल चलता रहा। ठीक है, तो इसको हम ये क्लाइमेट एक्सट्रीम्स कहते हैं और ये क्वाइट एविडेंट है कि ये मुख्तलिफ जो क्लाइमेट के इंडिकेटर्स हैं जैसे कि एक्सट्रीम रेनफॉल, आपकी हीट वेव्स और जो ग्लोबली जो आपका जो टेम्परेचर पूरे साल में और प्रेसिपिटेशन होता है उसका एक आउटकम जो है, जो मानसून का एक पैटर्न होता है, वो एक सडन इम्पैक्ट होता है। तो एवरी ईयर आफ्टर 4-5 ईयर्स जो जो क्लाइमेट चेंज है या मानसून का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो नए एरियाज को आइडेंटिफाई करता जा रहा है। अब इसने जो नया एरिया आइडेंटिफाई किया है वो टुवर्ड बलूचिस्तान है। ठीक है, उस सिंध को थोड़ा सा इसने और शिफ्ट करके बलूचिस्तान में आया है और जो बलूचिस्तान में जहाँ पे बहुत कम बारिश होती थी वो एरियाज जिसमें एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स वहाँ पे होता था, उन एरियाज के अंदर वो इनंडेट हो गए, डेजर्ट्स आपके रिवर्स बन गए, फ्लडेड हो गए। तो जो और वो ऑफ कोर्स वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनके अंदर वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं थी, फ्लड्स के बारे में प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, तो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर के लिए तैयार नहीं थे, स्ट्रक्चर तैयार नहीं थे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज न्यू एरियाज आइडेंटिफाई करता चला जा रहा है, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है
और इसके एग्जांपल एक मैं आपको थोड़ी सी फ्लड्स के अलावा भी दूंगा कि जो लोकस है ये जो पिछले 2 साल पहले आया और बहुत ज़्यादा उसकी तबाहकारी हुई। आपको बताऊं कि ये बलूचिस्तान में ट्रेडिशनली होता था और ये सिंध में आता था और फिर वापस जाके ब्रीड करता था और फिर अगले सीजन में आता था और कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ट्रैवल करता। इस साल क्या हुआ, पिछले 2 सालों में क्या हुआ कि वो बलूचिस्तान से ट्रैवल किया और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको सिंध और एडजेंसेंट एरियाज ऑफ पंजाब में उनको वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला कि वो ब्रीड कर सके। उन्होंने वहाँ पर ब्रीड किया और एक नए एरियाज को आइडेंटिफाई किया। और अब अगर साउथ एशिया की बात की जाए तो इस लोकस ने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है आपके नेपाल तक पहुँचने के एरियाज के उसके करीब तक पहुँचा है। तो आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ इफेक्ट जो हैं वो नए एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज। अब वापस आते हैं अगर क्लाइमेट एक्सट्रीम की तरफ, उसमें सिर्फ ये फ्लड्स नहीं है, उसमें ड्राउट्स भी हैं। ड्राउट्स भी आपके जो एक्सट्रीम वेदर है वो आपके साउथ ऑफ सिंध साउदर्न एरियाज में वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हो गया है और लोगों का जो लाइवलीहुड पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल में हम डबल साइड से बल्कि ट्रिपल साइड से, एक तरफ से हम साउथ की तरफ से ड्राउट्स की तरफ से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तरफ जो समंदर की तरफ से इनंडेशन हो रही है, समंदर आगे आता जा रहा है ठट्ठा को और चीज़ों को, और आपका सेलाइन वाटर जो है आपके रिवर इंडस के साथ वो अपस्ट्रीम जो है 100 किलोमीटर से ऊपर चला गया है। तो आपके किधर चला गया? पहले तो फैसलाबाद वगैरह तक होता था सिर्फ, मुझे याद है। नहीं, ये सिंध की बात कर रहा हूँ, जो आपकी जो डेल्टा, इंडस डेल्टा की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है समंदर ने उसको अपने और आपकी सैलिनिटी लेवल्स इतने इंक्रीज कर गए हैं कि आपकी एग्रीकल्चर जो इन एरियाज में होती थी वो वाइबल नहीं रही। तो अब फ्लड्स की अगर बात करें तो वो जो अनहोनी सी आप समझ रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसको आईपीसीसी जो एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, इसको कई सालों से, बल्कि कई डिकेड से प्रिडिक्ट करी थी। हमारे जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो इसको प्रिडिक्ट कर रहे थे कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स बढ़ जाएंगे। तो ये एक एरिया है, लेकिन एक बहुत कम फोकस है वो जो स्लो ऑनसेट होता है, ठीक है, वो भी बहुत एक्सट्रीम में हो गया है, ठीक है। और वो हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे बहुत सारे जो हाउसिंग यूनिट्स हैं या अर्बन एरियाज हैं उसको अफेक्ट करें। तो ये एक है कि ये आपको क्लाइमेट चेंज आपको हर सीजन में घेर के रख लिया, तो वो आपने उसके लिए आपने आपको प्रिपेयर करना। मैंने कुछ साल पहले एसटीपीआई के लिए 4-5 साल पहले एक पेपर तो नहीं था, एक पॉलिसी पेपर टाइप में, एक वो बुलेटिन सा था, उसके लिए मैंने लिखा। तो मैं लोगों से मिला और मैंने लिटरेचर पढ़ा, तो उसमें कहा गया था कि जो क्रॉप पैटर्न है वो भी करने के लिए, लेकिन जो लिटरेचर उस वक्त अवेलेबल था उसको पढ़ के ऐसे लगता था कि जो रिसर्चर है वो बड़ा लेड बैक और ऐसा ऐसा बता रहा है कि ये ऐसा होगा तो अब अडॉप्ट करें। अब ये लगता है आपको कि अब ये इमरजेंसी हो गई है कि फौरन ही करो, आपको पॉलिसी है कोई नहीं। एग्जैक्टली आप देखें आपकी वीट क्रॉप्स, उसकी जो यील्ड है वो कितनी डिक्लाइन होगी, आपकी कॉटन आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है वो डिक्लाइन होगी है, और वो कई जो कॉटन क्रॉप को जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है उससे ऊपर आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा इरिगेशन से आप उसको उसके टेम्परेचर को, जो क्रॉप के टेम्परेचर को रिड्यूस करके, तो वो आपको, तो अब कितना पानी आपको देना पड़ता है, और वो तकरीबन शुगर केन के करीब करीब पहुंचा हुआ है जो आपके कॉटन को देना होता है, ठीक है। आपकी शुगर केन, आपकी और दूसरी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो सब जो है उनकी यील्ड्स बहुत क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हुई हैं और रिड्यूस हो गई हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, और सिर्फ फूड प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है, आप जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशन है या उसकी जो पेरिशेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, फंगस डेवलप हो जाता है, आपके स्टोरेज के बहुत सारे इश्यूज हैं, आपके जो ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी जो फ्लड्स आए हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी, तो सिंध से जो वेजिटेबल आ रही है वो आपको किसान को अपनी फसल में दोबारा उसको गाड़ना पड़ेगा, ताकि वो क्योंकि वो मार्केट नहीं कर सकता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसी तरह अर्बन फ्लडिंग जो नया फिनोमिना है, हमने देखा था पहले लाहौर में फ्लडिंग आ गई, या मैक्सिमम किसी 1-2 छोटे और शहरों में आ गई। अब आपके इस्लामाबाद में आपके वो एरियाज जो कि कभी फ्लड में नहीं है, आप पिंडी आपका डूब जाता है। ये सारी चीजें क्या हुआ कि इसका, और किसी नाले के पानी से नहीं, रेन से हो रही है, रेन वाटर से हो रही है, और रेन भी जो कि आपके उसी इलाके में हो रही है। अभी तो वो पानी आना है जो इंडिया की तरफ से या आपके
जो दरिया हैं कश्मीर से उधर से आते हैं, उनके पानी जब आएंगे तो फ्लडिंग सिचुएशन और सीवियर हो जाएगी, क्योंकि अभी वहाँ पे बारिश का सिस्टम अभी वहाँ तक नहीं पहुंचा। जो वहाँ पे पहुंचेगा वहाँ पे बारिश होगी और सिंक्रोनाइजली यहाँ पे होगी तो ये बहुत ज्यादा बताइए, इम्पैक्ट मैं पड़ेगा। किसी कॉन्फ्रेंस में कोई इंटरनेशनल बैठे हुए थे, तो वो सिंध तास पे मुआहदे पे बात हो रही थी, तो उस पे वो कह रहे थे कि इंडिया बड़ा प्रिटर्ब्ड है क्योंकि जो पैटर्न है प्रेसिपिटेशन का वो वेस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और ये जो दरिया हैं 3 हमारे वाले, इनमें प्रेसिपिटेशन बढ़ रही है, उनमें कम हो रही है। करने के लिए ये रियलिटी है। किसी हद तक आप अगर डाटा उठा के देख लें तो है, ये सच बात है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको डाटा से बात करनी पड़ेगी। अगर वो डाटा आपको कह रहा है तो वो ऐसी बात होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ग्लेशियर्स भी हमारे इंडिया के मुकाबले में कम पिघल रहे हैं उनका, और कुछ एरियाज में हमारे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा साथ प्रॉब्लम है वो ग्लोफ्स का, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, वो एक्सट्रीम फ्लैश फ्लड्स, वो बहुत बढ़ गए हैं। वो एक्चुअली आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं तो वो एक झील नुमा बना जाते हैं। झील की एक कैपेसिटी होती है, जब वो ब्रस्ट कैपेसिटी ब्रीच करता है तो वो एकदम ब्रस्ट हो जाते हैं। बर्फ का गुलाफ है, अंदर पानी है, अंदर, और वो ब्रस्ट करता है। समर में जब होता है तो वो ब्रस्ट करता है, देन इट बिकम फ्लैश फ्लड। तो वो नॉर्दर्न एरियाज के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, और वहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। यही फ्लैश फ्लड जब कश्मीर में आता है तो कश्मीर से इफेक्ट होता है, और उससे वो दूसरे रिवर्स को इम्पैक्ट आता है। तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो 2 मिलियन साल पुरानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, और पाकिस्तान में जो हमने अमेरिकनों के साथ, अमेरिकन के साथ मिलके 50s में सर्वे किया था सारा, ज़मीन की एसिड रेशो और एल्कलाइन की अल्कली की रेशो, और फिर 4 क्रॉप्स की थी, वो असर नौ दोबारा वो सिस्टम करके तो हमें नॉलेज पूल एक बनाने की ज़रूरत है। ये कॉल तो काफ़ी पुरानी है, मेरे ख्याल में 20 साल तो हो गए हैं इस बात पे करते हुए कि क्लाइमेट अब उतना सूटेबल नहीं रहा। आपको सोचना है कि वीट कैसे उगानी, खास तौर पे आपको ये सोचना है कि राइस कैसे उगानी। राइस के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी इतना अवेलेबल नहीं है, आपके और सेक्टर्स हैं वो वाटर डिमांड कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप एग्रीकल्चर को कितना सस्टेनेबली पानी आप दे सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है राइस में बहुत ज़्यादा लगता है। और बहुत सारी टेक्निक्स अब आ चुकी हुई हैं, इंडिया में इस्तेमाल होती हैं, हमारे और एडजेसेंट कंट्रीज में होती हैं, जो आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स, और ख़ास तौर पे ये शुगर केन है, ये आपका इंडिजिनस प्लांट नहीं है, ये आपने एक ज़बरदस्ती हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में इंक्लूड कर दिया है। इसकी आपको देखना पड़ेगा इसकी ज़रूरत है या नहीं है। आप बाहर से अगर शुगर लेते हैं और वो आपको अगर कंपैरेटिवली चीपर या उसी प्राइस पे मिलती है, तो देन यू हैव टू थिंक दैट। तो मैं कंक्लूड इस बात पे करूंगा कि यू हैव टू वर्क ऑन द क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने थ्रेट कर दिया हर एक को। आपको सोचना पड़ेगा, और कुछ हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च में इस पे काम भी हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको अपटेक करके पॉलिसी लेवल पे एक ब्रॉडर डिस्कशन पे लेके आना पड़ेगा, और फार्मर्स को तैयार करना पड़ेगा। नहीं, वो एक्सटेंशन तक तो खैर हम बाद की बात है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ कि नॉलेज लेवल के ऊपर क्लैरिटी है, लिटरेचर है। ये हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, और वो उनके पास डाटा है, और ये चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। और आपको बताऊं कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज जो एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ अटैच्ड हैं, उन्होंने उनके साथ मिलके पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर रिसर्च अदारे हैं उन्होंने काम किया, और नए क्रॉपिंग पैटर्न्स नए एरियाज के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, और नए एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो हैं आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और इसको डायनेमिक होना चाहिए मजीद के, उसके आप स्ट्रेटेजी हर 2-1 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल के बाद उसकी रिवीजन होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि नई वैरायटीज, सीड वगैरह की, नए क्रॉपिंग पैटर्न और जो नए एरियाज हैं ये आइडेंटिफाई करके इनकी एक्सटेंशन क्रिएट करनी चाहिए, ये कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल ऐसा है। इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि आपकी रिस्क असेसमेंट जो है वो बहुत वीक है। कौन सा फार्मर कहाँ पे कितना वल्नरेबल है, किस फार्मर को पानी की शॉर्टेज है, किस फार्मर को फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, किस फार्मर को मार्केटिंग के इश्यूज हैं। आपके पास वो रिस्क असेसमेंट नहीं है, आपके पास डाटा है। आपके तहसील लेवल पे, आपके यूनियन काउंसिल लेवल पे हर तरह का डाटा कलेक्ट होता है। देयर इज अ नीड कि उसको डिजिटलाइज किया जाए, उसको एक फॉर्मेट में लेके उसको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लिया जाए, और पूरे पाकिस्तान की एक रिस्क असेसमेंट मैपिंग की जाए, और वो डायनेमिक हो। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि प्राइमरी डेटा तो है, जैसे आप ऑफ कोर्स बहुत सारा। अच्छा, ये बताएं आखिरी चीज जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन है भी है, ग्लेशियर्स जो हैं वो जो स्नो मेल्ट स्लो ग्रेजुअल होता था और पानी आ जाता था गर्मियों में, और सारा वो दैट इज गोइंग अवे, इट इज वीनिंग ऑफ, खत्म हो रहा है वो।
और उसकी जगह समुंदर से ज़ाहिर है गर्म होके बादल तो उठ रहे हैं, और वो उन्होंने अगर बर्फ नहीं है तो बरसना, प्रेसिपिटेशन जो है रेन फॉर्म में आ रही है। डू यू थिंक डैम बनाने चाहिए क्विकली वॉर फुटिंग पे? देखिए, इसके फॉर और अगेंस्ट जो है दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक तरफ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, एक तरफ वाटर नीड्स की और उनकी एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है, और उसमें देखना है कि गिव एंड टेक हम कहाँ पे कर सकते हैं। इकोलॉजी को भी मजबूत करना है हमें, इकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लेकिन पानी की डिमांड्स इंक्रीज कर रही हैं, तो आपको बड़ा सिस्टमेटिक होके बड़ा एक पॉलिसी लेवल पे सोचना है कि कहाँ पे डैम बनना नहीं, है। मैं ही कह रहा हूँ कि 140 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, 140 मिलियन एकड़ फीट, 20 मिलियन एकड़ फीट सिर्फ आप स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया तो इस ये 9% भी शायद नहीं, कितना बनता है? 9%, 10 तकरीबन 9% बनता है। जर्मनी वगैरह में मुझे कोई बता रहा था, अब मैं गलती करूं तो 70-80% स्टोर कर सकते हैं उन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, उनकी कैपेसिटी है 70-80% वो जो उनका एनुअल है। इंडिया ने भी बड़ी उनकी 30-40 की रेंज में, तो हमें करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल डैम्स बनने चाहिए, मैं ये, लेकिन थोड़ा सा ये देखना है कि स्टडी करके इतनी स्टडी ना, इतनी डीप थॉट ना करें कि वो एक कंट्रोवर्सी बन जाए। यू हैव विद प्रॉपर आर्गुमेंट्स एंड विद प्रॉपर प्लान, तो मेरे ख्याल में डैम तो बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। एक बात तो कंफर्म हुई कि ये जो फ्लड है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज क्लाइमेट चेंज। पेरिस में कॉप में 20 में हम बड़े होपफुल थे कि $100 बिलियन जो है प्राइवेट फंड आ जाएगा, और सारा वो लोग बैक ऑफ कर गए। तेल बेचने वालों ने कहा कि हमने तेल बेचना है, इवन प्रेसिडेंट ट्रंप थे वो उससे पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि इट्स अ फ्रॉड, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन कुदरत बता रही है कि इट्स नॉट फ्रॉड, इट इज रियलिटी। पाकिस्तान को फ्लड्स का तो हम शायद उस तरह कुछ ना कर सकें। अब मोती बाजार अगर डूब जाता है तो मोती बाजार और राजा बाजार को, जो कि ट्रेडिशनल, वो शुरू से पूरा कश्मीर जब इकट्ठा था हिंदुस्तान, तो कहते हैं पूरा कश्मीर इधर राजा बाजार पिंडी से आके शॉपिंग करता था, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कम से कम एग्रीकल्चर और जो माइग्रेशन है, इन दो चीज़ों को, और नुकसानात भी फ्लड के ज़ाहिर पॉपुलेशन अर्बन साइड पे, तो आई होप के जैसा कि काशिफ साहब ने बताया कि डेटा मौजूद है, तो इसको डेवलप करके और पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट शायद गवर्नमेंट जो है अब कम से कम ज़रूर करेगी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।